बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नया दिन रमज़ान स्पेशल। मैं हूँ आपके साथ महक असलम। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, एक जुमला बड़ा सुनते हैं हम कि पैसा तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। ये जुमला अक्सर बोला जाता है, अक्सर सुना जाता है, और इससे मुताल्लिक़ जब हम बात करें तो कितनी बार हमने ये गौर किया कि पैसा हो, दौलत हो, माल का ढेर लगा हो और फिर सुकून ना हो। क्या कभी किसी ने ये सोचा? और अगर ये सोचा जाता तो अगला सवाल ये ज़रूर जहन में आता कि कहीं ये माल, ये दौलत, ये पैसा, ये रुपया, ये जायदाद नाजायज़ तो नहीं बनाई, कहीं ये बेबरकत माल तो नहीं? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तमाम सवालों का जवाब कुरान से मिलेगा। सूरह माइदा में इरशाद हुआ, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि पाक और नापाक चीज़ें बराबर नहीं होती, चाहे तुम्हें नापाक चीज़ों की कसरत अच्छी लगती हो, लिहाजा ए अकल वालो अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फ़लाह नसीब हो। सूरह माइदा आयत नंबर 100, जिसका तर्जुमा हमने आपके सामने रखा। अल्लाह ने अकल वालों को मुखातिब किया और किस खूबसूरती से कामयाबी और नाकामी, सुकून और बेसुकूनी, बरकत और बेबरकती का पूरा उसूल समझा दिया है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बिल्कुल इसके उलट हम देख रहे हैं। ज़्यादा माल बनाने के लिए जायज़ नाजायज़ की तफरीक को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। रमज़ान में ज़्यादा पैसा आ जाए, इस सोच के साथ अगर कहीं भी बैठा कोई भी शख्स नाजायज़ तरीका अपना रहा है तो वह कुरान पाक की ये बात याद रख ले, जो कि सूरत हमने आपके सामने रखी है कि पाक और नापाक चीज़ें कभी भी बराबर नहीं होती। चाहे तुम्हें नापाक चीज़ों की कसरत अच्छी लगती हो, और याद रखिए अल्लाह का कहा नहीं टलता जनाब, ना ही उस ज़ात के उसूल बदलते हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर आपके बैंक में करोड़ों रुपए आ जाएं मगर घर में किसी बीमारी ने डेरा जमा लिया, तो क्या आपको लगता है वो करोड़ों रुपए अल्लाह की रहमत के बगैर आपकी उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जब तक अल्लाह ना चाहे, और जब आप नाजायज़ माल कमाएंगे तो उस नाजायज़ माल में अल्लाह की तरफ से ना बरकत होगी, ना रहमत होगी, ना ही रब ताला अपनी खैर शामिल करता है। हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, किसी एक तबके की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम आजकल अपने इर्द गिर्द ये होता हुआ देख रहे हैं। हर शख्स अपनी ज़ात में कुछ ना कुछ नाजायज़ कमा रहा है क्योंकि शायद उसको थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। क्या रमज़ान में सिर्फ इतना हम कर सकते हैं कि एक बार ही सिर्फ अगर अपने गिरेबान में देख लें, यानी अपना एहतसाब कर लें, तो सोचें, एक मिनट के लिए सोचें कि हमारी ज़िंदगी कितनी सुकून हो जाएगी, कितनी सुकून में आ जाएगी, कितनी पुरसुकून ज़िंदगी आप जीने लग जाएंगे। हमारी आमदन में कितनी बरकत आ जाएगी और हमारा आमदन का ज़रिया कितना पाक हो जाएगा जब हम इस चीज़ की तफरीक कर सकेंगे कि जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है और हराम क्या है। तो यकीन जानिए फिर आपको किसी से ये शिकायत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मेरे माल में बरकत नहीं रही, मेरे माल में अल्लाह ताला ने खैर मेरे माल से उठा लिए। फिर ये शिकायत दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए करना हमने ये है कि जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क समझना है। खैर, ये तो हम रोज़ाना की बुनियादों पर बात करते हैं, इसलिए ताकि हम चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम कैमरे के उस पार जितना लोगों को बता सकें, जितना लोगों की हम उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, हम अपना वो फ़र्ज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए निभाते रहते हैं। एक और बात जो हम कहते हैं कि कोविड से बचना है, जिसके लिए एहतियात बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वो वाहिद रास्ता है। जब कहते हैं ना कि अगर दवा आ जाती है तो दुआ भी ज़रूरी है, दवा भी ज़रूरी है, लेकिन जब दवा पे कुछ शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं ना, तो फिर उससे बहुत सारे लोग हाथ खींच लेते हैं। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल तो शुरू हो गया है, लेकिन पाकिस्तानियों ने, अगर मैं अदादो शुमार आपके साथ शेयर करूं, तो 1.5 माह से ज़ायद अरसा कन्फ्यूजन में ही गुजार दिया है। हमारे मुल्क में 5 करोड़ 12 लाख से ज़ायद अफराद की उम्र 18 साल से ज़्यादा है। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं 3 करोड़ 90 लाख, और 40 से 50 साल के एज ब्रैकेट में 1 करोड़ 20 लाख अफराद हैं। 50 साल से ज़ायद उम्र के 2 करोड़ 70 लाख अफराद हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी तक 21 लाख अफराद को ही वैक्सीन लगी है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशें और तरगीब, बार बार अवेयरनेस दी जा रही, इसके बाद अब वैक्सीनेशन के अमल में हमने देखा है कि कुछ तेज़ी आई है, कुछ बेहतरी आई है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 40,000 लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो उनकी हो रही है। लेकिन अगर इसी तरह से होता रहा, इसी तनासब से वैक्सीनेशन होती रही, तो जिस एज ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं जिसको वैक्सीनेशन होनी है, तो लगता ये है
कि 2 साल लग जाएंगे, फिर भी सिर्फ 10% आबादी को ये वैक्सीनेशन जो है वो मुकम्मल होगी। आज हम आपके सामने ये मामला रखेंगे कि जब वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीन मौजूद है, ऐसे में सेंटर्स का डाटा भी सामने हो, आपने रजिस्ट्रेशन करानी और आपका नंबर आ जाए, आपने फिर जाकर अपने मुकर्रर वक्त पर वैक्सीन लगवानी है, फिर भी वहाँ पर रश ना हो, तो इसका मतलब तो ये है कि आप जा नहीं रहे, कुछ गड़बड़ है। क्या तो आप सोच किसी और डायरेक्शन में रहे हैं, या तो शायद आप इतने मसरूफ हो गए कि आपको वक्त ही नहीं मिल रहा कि आप जाके वैक्सीन लगवा सकें। ये जो वैक्सीनेशन का ट्रेंड है ये क्या है? सबसे पहले अरहम खान ने में ज्वाइन किया, उनसे हम जान लेते हैं कि पूरे मुल्क में कितने लोगों ने अब तक खुद को रजिस्टर कराया, क्योंकि अब 40+ की एज ब्रैकेट यानी 40+ जितने भी इस पॉपुलेशन में लोग हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करानी है। कितनों ने करा लिया है? महक ने तो आपको हम डाटा रख दिया कि 40+ कितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, कितनों ने उसमें से रजिस्ट्रेशन करा लिया है? अरहम प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का जो अमल है वो जारी है। तकरीबन आखिरी दस्तयाब शुमार के मुताबिक 22 लाख से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिन्होंने खुद को 1166 पर रजिस्टर करवाया है। अब अपना कौमी शनाख्ती कार्ड 1166 पर भेजते हैं और आपको एक जो मैसेज रिसीव होता है उसके अंदर आपका कोड लिखा होता है और दूसरे मैसेज में तारीख लिखी होती है। तो अब 50 साल से जो ज़ायद उम्र के शहरी हैं उन्हें दूसरे मैसेज का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक जो कोड मिल जाए उसके बाद आप किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं और ख़ुद को वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो चुका है। अगरचे उन्हें अभी कोरोना वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुई, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। हुकूमत ने 30 लाख जो डोजेज़ हैं उनकी ख़रीदारी की है और जो 17 लाख डोजेज़ हैं हुकूमत को वो चीन की तरफ से दी गई थी और 3 करोड़ के मज़ीद भी मुआहदे किए जा रहे हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है और जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कैंसिनो बायो है वो भी शामिल है। जी ठीक है अरहम, आपका शुक्रिया। इस वबा के बाद ये समझा जा रहा था कि जैसे ही वैक्सीन आएगी तो लोग जो हैं उनकी लंबी कतारें हमें नज़र आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है जनाब। वैक्सीन सेंटर्स पर इंतज़ामात बेहतरीन हैं, लेकिन फिर भी हमें लोगों का रश नज़र नहीं आ रहा। तो सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं कि जब इंतज़ाम अच्छा है, अच्छे तरीके से आपको ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर क्या वजह है कि लोग कम आ रहे हैं? क्या अभी भी लोग शकूक व शुबहात में मुब्तला है? लाहौर में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश मामूल से कम हो गया है। रोजाना कितने अफराद की वैक्सीन हो रही है और रश कम होने की क्या वजह है? दानियल अपनी रिपोर्ट में हमें बता रहे हैं। बेहतरीन इंतजाम, दर्जनों काउंटर्स और इज्जत के साथ वैक्सीनेशन। लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर पंजाब हुकूमत की तारीफ का बाइस बना, मगर यहाँ पर रश बढ़ने के बजाय कम होने लगा है। लाहौर में 4 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, मगर एनसीओसी के मुताबिक इनकी तादाद कम है। फासला ज्यादा होने की वजह से लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तशरीफ नहीं लाते। लाहौर में आज सिर्फ 7200 अफराद ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो एनसीओसी के दिए गए टारगेट से बहुत कम है। इंतजामिया के मुताबिक इफ्तार से कबल वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश कम होता है। मुतादिद फतवाहात होने के बावजूद लोग रोजे की हालत में वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोजे की हालत रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन वेलकम बैक। एक बार फिर कोविड-19 की बात करते हैं और इस वायरस से बचाव के लिए जो इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव पाकिस्तान में जारी है उसकी बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त 1% पाकिस्तानी भी पूरे नहीं हुए जिनको ये वैक्सीन लग चुकी है। रोजाना तकरीबन 40,000 डोजेज लगाई जा रही हैं। अगर यही पेस रहा तो लग ये रहा है कि अगले 2 सालों में पाकिस्तान की सिर्फ 10% आबादी को ये वैक्सीन लगेगी। जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आबादी की, तो चूंकि 18 साल से ज़ायद उम्र के शहरों को ये वैक्सीन लगनी है और 18 साल से ज़ायद उम्र के शहरों की जब हम बात करें तो फिगर है जनाब 5 करोड़ 12 लाख। और 40 साल से ज़ायद की अगर मैं बात करूं, चूंकि ज़रा इस वक्त 40+ एज ब्रैकेट को ये वैक्सीन लगाई जा रही है, तो 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं 3 करोड़ 90 लाख। ऐसे में सवाल ये है कि अब तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है? क्योंकि ज़ाहिर जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी। और पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर लिटरेसी रेट है 59%। तो कहीं ये तो नहीं हो जाएगा जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, जो पढ़ा लिखा है, जो मैसेज कर सकता है, जो जा सकता है, पूछ सकता है, वो तो लगवा लेगा, लेकिन गांव देहात में बैठा वो शख्स जो कि पढ़ा लिखा नहीं है,
कहीं वो लगवा ही ना पाए। इस सारे मामले पर बात करने के लिए अरहम खान ने आज हमारे लिए डिटेल रिपोर्ट तैयार की कि कितने फीसद शहरी, या यूँ कह लीजिए कितने लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराई। प्लीज़ अरहम एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का जो अमल जारी है। इस वक्त तकरीबन आखिरी दस्तयाब अदादशुमार के मुताबिक 22 लाख से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिन्होंने खुद को 1166 पर रजिस्टर करवाया है। अब अपना कौमी शनाख्ती कार्ड 1166 पर भेजते हैं और आपको एक जो मैसेज रिसीव होता है उसके अंदर आपका कोड लिखा होता है और दूसरे मैसेज में तारीख लिखी होती है। तो अब 50 साल से जो ज़ायद उम्र के शहरी हैं उन्हें दूसरे मैसेज का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक जो कोड मिल जाए उसके बाद आप किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं और ख़ुद को वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जो 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो चुका है। अगरचे उन्हें अभी कोरोना वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुई लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। हुकूमत ने 30 लाख जो डोजेज़ हैं उनकी ख़रीदारी की है और जो 17 लाख डोजेज़ हैं हुकूमत को वो चीन की तरफ से दी गई थी और 3 करोड़ के मज़ीद भी मुआहदे किए जा रहे हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है और जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कैंसिनो बायो है वो भी शामिल है। जी शुक्रिया अरहम, आपने अपडेट किया। सवाल तो ये भी है कि जब वैक्सीन मौजूद है, जब सेंटर्स मौजूद हैं, जब रजिस्ट्रेशन हो रही है तो भैया यहाँ पर लाइन क्यों नहीं लगी? चीनी लेने के लिए लाइन लगी है, वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन नहीं लगी। ऐसा क्यों है? जब इंतजामात अच्छे, वैक्सीन मौजूद, रजिस्ट्रेशन का अमल जारी, तो फिर रश क्यों नहीं है? ये मामला क्या है? लाहौर आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर, रोज़ाना कितने लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दानियाल हमें बताएंगे। इंतजामात, दर्जनों काउंटर्स और इज्जत के साथ वैक्सीनेशन। लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर पंजाब हुकूमत की तारीफ का बाइस बना, मगर यहाँ पर रश बढ़ने के बजाय कम होने लगा है। लाहौर में 4 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, मगर एनसीओसी के मुताबिक इनकी तादाद कम है। फासला ज्यादा होने की वजह से लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तशरीफ नहीं लाते। लाहौर में आज सिर्फ 7200 अफराद ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो एनसीओसी के दिए गए टारगेट से बहुत कम है। इंतजामिया के मुताबिक इफ्तार से कबल वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश कम होता है। मुतादिद फतवाहात होने के बावजूद लोग रोजे की हालत में वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोजे की हालत में वैक्सीन लगवाई जा सकती है। बहुत सारी रिसर्च करते हैं और मैं वर्ल्ड रमज़ान स्टडी ग्रुप भी चेयर करता हूं। तो हमने जामिया तुल अज़हर से लेके बहुत सारे लोकल मदरसों से बहुत सारे फतवात लिए थे। एक तो खून टेस्ट करने से या खून लेने से रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। दूसरा, इंट्रावीनस अगर आप ड्रिप लगाएं या टीका लगाएं, यस रोज़ा टूटता है। ये जो वैक्सीन हैं ये ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर लगाई जाती हैं पट्टे में, और इसके साथ हरगिज़ रोज़ा नहीं टूटता। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे भर में रोजाना 30,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है, मगर एनसीओसी के मुताबिक सूबे भर की वैक्सीनेशन सुस्त रवि का शिकार है। रोजाना 80,000 अफराद को वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने सूबे में लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो ये लाहौर की सूरत हाल थी। अब ज़रा कराची का रुख करते हैं, वहाँ चलते हैं। मुदस्सिर नज़ीर ने रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं कराची से। पंजाब के बाद सिंध में भी कोरोना सर उठा रहा है। एहतियात के बाद वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का वाहिद हल है। कराची के वैक्सीन सेंटर्स की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं और वैक्सीन लगवाने वालों की क्या शर्रा है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ये है कराची के एम ए जना रोड पर वाक़े खालिक दीना हॉल में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर। लंबी कतारें लगी हुई नजर आती हैं। यहाँ रश और लंबी कतारें देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। 101 से 110। मगर कराची समेत सिंध भर के वैक्सीनेशन के आदाद शुमार परेशान कुन हैं, जिनके मुताबिक अब तक सिंध के 2 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स में से सिर्फ 85,000 की वैक्सीनेशन ही मुकम्मल नहीं हो सकी है। अगर हम 27 अप्रैल का डाटा देखें तो कराची समेत सिंध भर में सिर्फ 13,919 सीनियर सिटीजन ने वैक्सीन लगवाई थी। खालिक दीना कोरोना वैक्सीन सेंटर के इंचार्ज फरत अब्बास कहते हैं
कि सिर्फ पढ़ा लिखा तबका ही वैक्सीन लगवा रहा है। कम शरह ख्वानगी और ज़राए आमदन रखने वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स में नजर नहीं आते। जो हमें वैक्सीन पहुंचा रहे हैं उसके लिहाज से ये लोगों की एवरेज कम आ रही है। हमने भी इधर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस तरह आप हमारे सेंटर पे खड़े हैं, अभी भी हमारे पास जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, या कम्युनिटी वाइज या कोई कम्युनिटी के जिस तरह कोई जमात वाले लोग होते हैं, उनका कोई बड़ा कह देता है तो वो सारे के सारे आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह आवाम को आना चाहिए, अगर मैं आपको सीधी ये बता दूं, अगर हमारे सराउंडिंग के एरिया को ही हम ले लें, अगर वही निकल के आ जाते तो शायद हम उनको भी कवर ना कर पाते। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद का कहना है कि वैक्सीन ही वबा से बचाव का हल है और इसको लगवाने के लिए प्रोसेस भी इंतहाई आसान है। मेरा ख्याल है 2 मिनट के अंदर अंदर शायद रजिस्ट्रेशन कोड आ गया था। उसके बाद उन्होंने जो है मेरा यहाँ पे सेंटर का भी बता दिया कि सेंटर में चले जाए। मैं यहाँ पे आया हूँ, सिंपल वॉक इन किया है, एंट्री करवाई है, कार्ड बना है, वैक्सीन हुई है, डेट सेट। मेरा ख्याल है मुश्किल से 15 मिनट का टाइम लगा है मुझे। तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाएँ उनके डोर टू डोर, पाकिस्तानियों को हम उनको कायल करें कि भाई आप वैक्सीनेशन कराओ, इस वबा का उनको बताएं कि इस वबा में क्या दुनिया में हो रहा है। इसका हल यही है कि हम वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीनेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। 25 अप्रैल तक हुकूमत सिंध को 6,53,000 वैक्सीन मिल चुकी है, जिनमें से 5,62,000 साइनोफॉर्म, 11,000 सिंगल डोज साइनोकैन और 80,000 साइनोवैक की वैक्सीन शामिल हैं। 25 अप्रैल तक सरकारी अस्पतालों में 72,461 वैक्सीन बाकी थी, जबकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन का स्टॉक मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सरकारी वैक्सीन सेंटर्स में वैक्सीन की कमी नहीं होने देंगे। शहरी वैक्सीन लाजमी लगवाएं। कोरोना की खतरनाक सूरत हाल के बावजूद आम शहरी वैक्सीन लगवाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। माहिरीन का कहना है कि लगवाएं, कहीं ये ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। तो हमने आपको दिखाई मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के वहाँ पर कितना अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद जो डेटा था वो हमने आपके साथ शेयर किया। आई थिंक शायद लोगों के जहनों में अभी भी बहुत से सवालात हैं, कुछ खदशात हैं जो लोग बढ़ नहीं रहे इस तरह। और शायद मामलात ऐसे भी हैं महक के, जिस तरह मुदस्सिर की रिपोर्ट में भी था कि पढ़ा लिखा तबका तो आ रहा है, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, उन तक खुद पहुंचना पड़ेगा, ये भी एक मामला है। लेकिन जब हम बात कोविड की कर रहे हैं, ऐसे में चूँकि हमने देखा कि लाहौर हॉटस्पॉट है, वहाँ पर कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और ज़ाहिर दानियाल ने हमें बताया भी कि वहाँ पर कितनी रजिस्ट्रेशन हो रही है, कितनी वैक्सीनेशन हो रही है। ऐसे में कोविड की सिचुएशन से मुताल्लिक इस वक्त CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बरह रास्त लिए चलते हैं। CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो सिचुएशन इस वक्त लाहौर में है, जो सिचुएशन इस वक्त पंजाब में है, कैसे निमटना है कोविड से, उससे मुताल्लिक वो गुफ्तगू कर रहे थे। बात हम कर रहे हैं कोविड को, इससे पहले जो हमने जिक्र किया कि इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है, लाहौर में क्या है, कराची में क्या है। ऐसे में अगर सिर्फ पॉइंट इतना है कि क्या यही मामला इतना सही है कि पढ़ा लिखा तबका करवा रहे, बाकी नहीं करवा रहे। अगर पढ़े लिखों से भी सवाल हो जाए, नहीं उन पढ़े लिखों की मैं बात कर रहा हूँ जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जब सवाल ये हो कि आपकी तो एज ब्रैकेट भी वो है जिसको वैक्सीनेशन होनी चाहिए, फिर भला आप क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जा रहे होते सारे तो लगी होती वहाँ पर कतार। ऐसे में मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान ने सवाल किया, क्या जवाब मिला वैक्सीन ना लगवाने वालों की जानिब से? आपको सुनवाते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 60 से ऊपर है। आपने कोरोना वैक्सीनेशन लगवाई है? नहीं लगवाई। क्या वजह, क्यों नहीं लगवाई? पता नहीं कहाँ से लगती है ये। कितनी उम्र है आपकी? 55 साल। कोरोना वैक्सीनेशन लगवाई है आपने? नहीं। क्या वजह, क्यों नहीं लगवाई? पता ही नहीं कहाँ से लगवानी है, किस पता ही नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? 52। वैक्सीनेशन करवाई है आपने? वैक्सीनेशन अभी नहीं करवाई। 67। आपने वैक्सीनेशन करवाई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैक्सीनेशन करवा ली है। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है? नहीं। क्यों नहीं लगवाई, क्या वजह? कराना। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 साल है। कोरोना वैक्सीन लगवाई है आपने? नहीं, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगवाना, ना मेरी उम्र नहीं है अभी अभी मुझे नहीं चाहिए कि मैं लगवाऊं। कि अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत ठीक रहती है। अम्मा जी कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है? नहीं। क्यों नहीं लगवाई? बहुत ठीक है, हम सही है। जब कोई दुख हो तकलीफ हो तो लगवाने भी सही, अपने घर में सही चल रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 46 साल। आपने वैक्सीन करवा लिया कोरोना की? नहीं करवाई। वजह क्या, क्यों नहीं करवाई? डर लग रहा है। मेरा 45 साल।
तो आपने वैक्सीन करवा ली है? नहीं। इसकी वजह क्या, क्यों नहीं करवाई? डर लगता है भाई। करानी चाहिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੱਲਦੀ, ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ नहीं लगाया, वहम पाते या कोरोना होया नहीं है, हो जाता नहीं होया नहीं, वहम पा देते हैं। तो वैक्सीन ना लगवाने की वजह क्या है? मिलती नहीं है, गरीब आदमी को कहाँ मिलती है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं, पहले तो नाम लिखाओ, फिर 100 सवालात पूछते हैं, क्या पूछें उनसे, क्या बताएं। 67 है। तो आपने कोरोना वैक्सीन लगवा ली? नहीं, अभी तो नहीं लगवाई, ना मैंने कोई कांटेक्ट किया है, ना गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कोई चांस दिया है कि भी आए आप अगर। गवर्नमेंट तो चांस दे रही है, मैसेज करें, SMS करें, मुफ्त में जाकर हॉस्पिटल से लगवाएं। जैसे कि वो कह रहे हैं ना कि भाई आम आदमी के लिए अवेलेबल होएगी हर जगह पे, फिलहाल तो नजर नहीं आ रही कहीं भी। ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, हुकूमत को चाहिए इसके बारे में हमको पूरी मालूमात दे दें। आया ये हमारे लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। मैंने वैक्सीन लगाया हुआ है, इसी तरह सारे लोगों को चाहिए कि वो वैक्सीन लगा ले। मेरा उम्र तकरीबन 54-55 साल है, तो अभी किसी ने नहीं बताया वैक्सीन के बारे में, किसी ने नहीं बताया, हमने नहीं लगाया। कोरोना वैक्सीन तो किसी ने बताया नहीं कि कहाँ मिलता है, और मुझे पता भी नहीं था। तो शहरियों की जो राय थी वो हमने आपको दिखाई कि क्या क्या खदशात थे उनके जहन में, जो जो चीज़ें थी वो उन्होंने सामने रखी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सैयद डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। लोगों के कमेंट्स यकीनन आपने भी सुने होंगे, ये कुछ अलार्मिंग नहीं है कि कोई कह रहा है हमें पता ही नहीं है, कोई कह रहा है हम बिल्कुल ठीक है इसलिए अभी हमें ज़रूरत नहीं है। क्या और तरीका हो सकता है कि हम पाकिस्तानी अवाम को अवेयर कर सकें कि भाई आपने वैक्सीन लगवानी है और ये बेहद ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो जब लोग कोरोना को कुछ समझेंगे वो वैक्सीन की तरफ आएंगे। आप इस वक्त भी अगर सड़क पे चले जाएं तो 10 में से 8 लोग आपको यही कहेंगे कि जी हम कोरोना को कुछ भी नहीं समझते, ये कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए कि ये वबा एक हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है और ये ख़तरनाक वबा है, और इस वबा का वाहिद इलाज जो है वो इस वक्त मास वैक्सीनेशन है। तो मैं समझती हूँ कि अब जो रीसेंट इक़दाम लिए जा रहे हैं, जिस तरह से फ़ौज को बुलाया जा रहा है और जिस तरह से टाइमिंग्स वगैरह कर्टेल कर रहे हैं, फ़ौज की प्रेजेंस भी डेफिनेटली सड़कों के ऊपर लोगों को ये मैसेज देगी कि समथिंग इज़ सीरियस और कोई ऐसा इशू है कि जिसके लिए फ़ौज आइए, क्योंकि फ़ौज की प्रेजेंस हमेशा एक बेल रिंग करती है। तो मैं समझती हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्ट्रिक्टनेस हो रही है और जिस तरह से ये वबा फैल रही है, इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, इससे लोगों को समझ में आएगी। वैसे आगाही के लिए मैं समझती हूँ कि पूरा मीडिया भी इस वक्त ये डॉक्टर साहबा ये बात अपनी जगह, लेकिन जो कमेंट्स भी हमने इस वक्त आपके सामने रखे वो बड़े शहरों के कमेंट्स थे। तो ज़रा सोचिए, वो शहर यानी छोटे शहरों की मैं बात कर लूँ, गांव देहातों की बात कर लूँ, मज़ाफ़ाती इलाकों की बात कर लूँ, या उस तबके की बात कर लूँ 41% की जो पढ़ा लिखा नहीं है, उस तक कैसे पहुँचा जाएगा? जी देखिए, वो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज बना रही है। जाहिर है कि ये पहले हमें इंतज़ार था कि वाफिर मिकदार में वैक्सीन हमारे पास पहुंच जाए, जो कि अब पहुंच गई हुई है। और अब जिस तरह से हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए खोल दी गई है, आज वो 40+ के लिए भी रजिस्ट्रेशन खुल गई है और ईद के बाद हमें उम्मीद है कि हम तमाम एज ग्रुप्स के लिए खोल देंगे। आपने कहा वाफिर मिकदार में वैक्सीन मिल गई है, वाकई डॉक्टर साहिबा हम सेटिस्फाइड हैं जो वैक्सीन की क्वांटिटी इस वक्त हमारे पास मौजूद है? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे पास वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है। और अगर ऐसा है डॉक्टर साहिबा, तो पर डे आपके ख्याल में कितनी वैक्सीनेशन होनी चाहिए? हमारी कैपेसिटी इस वक्त क्या है? पर डे हम कितनी वैक्सीनेशन कर सकते हैं पाकिस्तान? देखिए, असद उमर साहब ने ये कमिटमेंट की है कि इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द 2-1 दिनों में, इसी हफ्ते में हम 1 लाख को एक्सीड कर जाएंगे पर डे, और इस कैपेसिटी को मजीद भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जिस तरह आपको पता है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी आबादी है, यहाँ पे मजीद वैक्सीनेटर्स जो हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं, डाटा एंट्री के मजीद अमला भर्ती किया जा रहा है। तो अब हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा भी रहे हैं, सेंटर्स भी नए खुल रहे हैं और वहाँ पर अमले की तादाद जो है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। आपको नहीं लगता डॉक्टर साहिबा कि एट दिस पॉइंट हमें ये भी सोचना चाहिए कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के अलावा भी उन मैसेज तक पहुँचने के लिए, गांव देहातों तक पहुँचने के लिए, मज़ाफ़ाती इलाकों तक पहुँचने के लिए कोई टीम्स तश्कील दी जानी चाहिए जो वहाँ जाके वैक्सीन जो है वो लगा सकें, बजाय इसके कि सिर्फ हम वेट करें कि पढ़ा लिखा तबका आए, मोबाइल जो फ्रेंडली हैं वो लोग आएँ और वैक्सीन लगवाएँ? जी नहीं, बेशक बिल्कुल, ये कि ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेजेस में ये भी होगा
अभी तो जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए, चूंकि देखें ये इस वक्त एक नेशनल डाटा मेंटेन होना है, हम लोगों ने इसको क्योंकि ये मास वैक्सीनेशन जब होती है तो आपके पास हर अपनी आवाम के हर बंदे का डाटा मौजूद होना चाहिए कि कितने लोग कवर हो गए हैं, किस एरिया में कवर हुए हैं, किस एज ग्रुप के लोग कवर हुए हैं, क्योंकि ये पूरा एक आपने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना है। तो इसलिए ये डाटा बहुत जरूरी है और ये एक सिस्टम के थ्रू ही हो सकता है। आप रैंडमली जाके अगर लगाते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने किस को और कहाँ पे कवर किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, भाई थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मुझे ये भी बताएं, जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो कुछ ऐसा डेटा है आपके पास के अगर फ़र्ज़ करें इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है लेकिन उतने लोग आए नहीं है वैक्सीन के लिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के पीछे हट गए हैं, ऐसी भी कोई सूरत हाल देखने में आती है? जी बिल्कुल, ये सारा डेटा जो है ये हमारे पास मौजूद है और एग्जैक्टली जो जिस वक्त जो नो शो केसेस होते हैं, क्योंकि आपके जब आपको डेटा से मैसेज जाता है तो उस दिन उस सेंटर के ऊपर वो लोग स्केड्यूल्ड होते हैं, उनका वहाँ पर इंतज़ार हो रहा होता है, उनकी लिस्ट वहाँ पे मौजूद होती है और जिस वक्त वो लोग नहीं आते तो वो नो शो केसेस हैं। मगर अब इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। जब ये शुरू हुई थी वैक्सीनेशन तो 30 to 40% लोगों का टर्न आउट था, मगर अब ये है कि ये 80 to 90% है और बाज़ सेंटर्स पे इससे भी ज़्यादा है कि अब लोग आ रहे हैं। आपने देखा है क्यूज़ भी लग रही हैं, रश भी हो रहे हैं। जो बाज़ बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पर अब रश होना शुरू हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों को लगेगी, बाकी लोगों में भी आगे पैदा होगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जो लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं उनको समझ आएगी कि ये वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होता, ये फ़ायदा होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात। डॉक्टर साहब एक बात और बताएं कि अभी हमने डाटा भी सामने रखा कि पाकिस्तान में 18 साल से ज़ायद उम्र के जो शहरी हैं वो 5 करोड़ 12 लाख हैं। दैट शोज़ के ज़ाहिर है क्योंकि 18+ को लग रही है तो हमें 5 करोड़ तो डोजेस चाहिए। क्या उम्मीद है ये इतनी डोजेस कब तक हमें मिल पाएंगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो इस वक्त हमारा कांटेक्ट है? जी देखिए, इस वक्त हमने कोई एवेन्यू भी नहीं छोड़ा हुआ, हम लोग इस वक्त परचेज भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो कोवैक्स का प्लेटफॉर्म है जिसने हमसे हमारी 20% आबादी के लिए कमिटमेंट की हुई है कि वो हमें ये वैक्सीन प्रोवाइड, वो थोड़ी सी डिले हो गई थी क्योंकि इंडिया में वो बन रही थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में और इंडिया में इतना बड़ा क्राइसिस आ गया तो अब हम ऑल्टरनेट उसके मैकेनिज्म की तरफ देख रहे हैं जहाँ पर वो बनती है और कोरिया में या इटली में जो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमारे पास आनी है। तो इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट हर एवेन्यू को एक्सप्लोर कर रही है और बिल्कुल हम लोग ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग है और इंशाल्लाह ताला वैक्सीन जो है वो अब आप देखेंगे कि ये मई के महीने में, जून के महीने में ये कंसाइनमेंट्स एक तसलसल के साथ आती रहेंगी और वैक्सीन की कोई किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। इशू सिर्फ ये कि लोग अब सामने आएं और वो जल्द से जल्द अपने आप को थोड़ा सा एतमाद अपना बहाल करें, लोगों को ये चाहिए। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आपके वक्त से गुफ्तगू कर रही थी। तो वैक्सीन की डोजेस तो पाकिस्तान में आ रही है लेकिन आवाम भी थोड़ा सा ना कंट्रीब्यूट करे और इस तरीके से कि वैक्सीन लगवाने के लिए चली जाए। जब इंतजाम इतना अच्छा है, काम इतना अच्छा है तो क्यों पीछे हटे? एग्जैक्टली। मैं अगर सिर्फ अपने पेरेंट्स की बात करूँ, दोनों अम्मा अब्बा जब गए वैक्सीन लगवाने के लिए तो बड़े 10-15 मिनट में वैक्सीन हो गई थी। बड़े अच्छे इंतजाम है। प्लीज़ गो टेक योर पेरेंट्स, उनको जाके वैक्सीन लगवाइए। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियाँ खोल कर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। तो जनाब, समा की कैंपेन जिसमें मुनाफाखोरों को बेनकाब किया जा रहा है और आप भी अपनी कोई भी वीडियो या कोई भी तरीका जो कि आपके जहन में अपने पेज पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कराची से खबर है, मुनाफाखोर आवाम को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। मगर जनाब, इन मुनाफाखोरों को खुली छूट देने वाला कौन है? कौन है जो इनके पीछे खड़ा है, इनके कंधों पर थपकी देता है कि आप सब काम कर लें, हम खड़े हैं आपको बचाने के लिए। कराची से साथ साबरी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आवाम को महंगाई की पीसने वाले मुनाफाखोर कसूरवार हैं, मगर इन मुनाफाखोरों को खुली छूट देने वाले और इनकी गिरफ्त ना करने वाले जिम्मेदार कौन हैं, चलिए जानते हैं। जो कमिश्नर की टीम होती है, कभी लिस्ट वगैरह देने आती है आपको? नहीं, एक बंदा आता है सिर्फ। 3 साल हो गए
3 साल का सिर्फ हाँ प्राइवेट आती है, गवर्नमेंट की मोल लगी हुई होती है, मगर क्या 3 साल से ना एक ही रेट आ रहा है। ये सिर्फ लिस्ट निकालना इनका काम है, बस पूछना नहीं है। आते हैं उठा के ले जाते हैं, दुकान पे आए मालूमात करें तुम्हारे को रेट कैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कमिश्नर साहब जो आते हैं वो बैठे होते हैं, क्या समझे, उनके साथ जो उनके चेले चपाटे होते हैं वो साथ उतरते हैं, लिस्ट दिखाओ लिस्ट दिखाते हैं, किस भाव खरीदी, ये भाव खरीदी, कहते चालान कर उसको, लाओ 10,000 रुपये, लाओ 15,000 रुपये, लाओ 20,000 रुपये, इसके आगे नहीं पूछने आए कभी हमारे से। लिस्ट लेते तो हैं, हम लिस्ट ले लेते हैं 10 रुपए की, मगर पूछने के नहीं है कभी। वो अपने ऑफिसों में एसीओ में बैठे हुए, वो बाहर कहाँ आते हैं, इनके पत्ते जाते हैं सबके, उनकी वजह से ये सब महंगा है। ये नहीं तो ये आके चेक करें ना खुद ना, क्यों नहीं चेक करते ये। आपने कभी इंतजामिया के लोग देखे, डिप्टी कमिश्नर साहब को देखा? कभी नहीं देखा, बस वो इसे ऑर्डर लगाते हैं लेकिन देखा कभी नहीं है। सर्वे करें बाकायदा, देखिए कि लोग सही बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं। ये ठंडे बैठे कमरे में बैठे वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये ठेले वाले हैं, इनको अगर 100 की चीज़ मिलती है 200 में बेचते हैं, इनका भी फॉल्ट है। मुनाफाखोरी जब हद से बढ़ जाए तो हरामखोरी बन जाती है। सूबाई और शहरी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इन मुनाफाखोरों को पकड़े। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ साबरी, समा, कराची। तो जो नाजायज़ कमा रहा है वो हराम कमा रहा है, हराम खिला रहा है। और अब चूँकि इस वक्त माहौल ये है कि कोविड-19 है, लोग बीमार हैं, दवाइयाँ चाहिए, कुछ लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ऐसे में जहाँ पर ये मसला ज़्यादा हो, जहाँ पर हॉट स्पॉट्स हों, जहाँ पेशेंट्स ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए हो, वहाँ ये हरामखोर भी ज़्यादा नज़र आते हैं जो इस ऑक्सीजन को महंगा कर देते हैं, सिलेंडर को महंगा कर देते हैं। रावलपिंडी ये पंजाब में कोविड-19 का सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला है, और इसमें मुनाफाखोरों ने मरीजों का सांस लेना महाल कर दिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर मनमाने दामों पर दिया जा रहा है। उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर में सांसों का कहर पड़ने लगा। वजह ऑक्सीजन में कमी नहीं, मुनाफाखोरों का लालच है जनाब। मरीजों के जेरे इस्तेमाल 40 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर, फैक्ट्री में जिसकी भराई होती है 1400 रुपए में, मंजिल पर पहुंचने का किराया 200 रुपए शामिल हो तो कीमत बनी 1600 रुपए फी सिलेंडर। लेकिन रावलपिंडी में मिल रहा है 100 से 3600 रुपए तक का। दुकानदारों का वही माल पीछे से महंगा मिलने का रटा रटाया रोना। कोरोना आने से पहले काफ़ी प्राइस कम थी, अभी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा प्राइसेस की हो चुकी हैं। अरे लिक्विड ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा तो हम लोग सिलेंडर कहाँ से फिल करवाएं? अगर थोड़ी बहुत जो आती है तो उसका रेट इतना इंक्रीज हो गया हुआ है कि समझ से बाहर है कि हम लोग क्या करें। जायद कीमत देकर भी अपने प्यारों के लिए सांस लेने की आसानी खरीदने वालों को मिकदार में डंडी मारे जाने की भी सख्त शिकायत। उस जॉब से ये डिफरेंस है कि उसमें मैंने रात को फिलिंग करवाई है और जो है ना वो सुबह तक एंड है, ऑक्सीजन एंड है। इधर से मैंने फिलिंग करवा के, मैं एक ही दफ़ा फिलिंग करवा के लेकर गया हूँ क्योंकि वो शॉप बंद थी, तो ये पूरा दिन निकाला है इसके ऑक्सीजन सिलेंडर ने। पानी सर से ऊपर हो गया, लेकिन इंतजामिया अभी तक मंसूबा बंदी की उधेड़बुन में मसरूफ। और हम एक क्रैकडाउन के ऊपर प्लान कर भी रहे हैं, रेगुलेट करके हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको जो इसकी एक अपनी जायज़ प्राइसेस है उसके ऊपर उसको लेके आया जाए। टेक्सला, गुजरांवाला, लाहौर से फराहम की जाने वाली ऑक्सीजन मुनासिब निर्ख पर बासानी आखिर कब मिलेगी? मजबूर पिंडी वाले सवाल करें भी तो किससे? कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। तो जनाब, एक जानिब ये मुनाफाखोर हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी हैं जितने मुश्किल वक्त में मसीहा बन के सामने आते हैं। कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कुछ बिगड़ चुकी है, मरीज इंतहाई मुश्किलात का शिकार ना हो, इसीलिए कराची का मोहम्मद काशिफ मुस्तहिक अफराद के लिए मसीहा बनकर मैदान में आ गया। ऑक्सीजन सिलेंडर आधी कीमत पर फरोख्त करने लगा, लेकिन अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं और वो मुश्किल में हैं तो काशिफ मुफ्त भी दे देता है ये ऑक्सीजन सिलेंडर। इस हमदर्द इंसान से मिलवाएंगे मुदस्सिर नज़ीर। आपके पास परेशान आदमी एक आता है तो उसके चेहरे पे परेशानी आया हो रही होती है बिल्कुल, और आप उसकी परेशानी को देखते हुए भी उसकी मदद ना करें तो आप इंसान नहीं। सांसें देने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, हम तो एक बहुत छोटा सा वसीला है। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मैं तकरीबन 26-27 साल से ऑक्सीजन फील्ड से रिलेटेड हूँ। पिछले कोरोना के अंदर एक बहुत गरीब आदमी आया था, उसने सांसों की पूरी तरीके से भीख मांगी थी
कि मेरे घर में मेरे बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मेरी वालदा को कोविड हुआ हुआ है, तो उसके लिए उसने बहुत गिड़गिड़ा के भीख मांगी थी कि मुझे ऑक्सीजन दे दीजिए और मेरे पास कोई पैसे पाए नहीं है, मैं कुछ भी पे नहीं कर सकता। तो हमने उसको कई अर्से तक ऑक्सीजन गैस दिए उसके घर में। फिर उसके घर से जब हमने सिलेंडर उठा लिया तो उसके बाद हमने फिर यही अपना एक इरादा बना लिया अपने दिल को कि हमने इस तरीके से मदद लोगों की करते रहनी है। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि जी हम आपको 50% पेमेंट दे सकते हैं, 50% हम नहीं दे सकते। अगर फ़र्ज़ करें गैस 1500 रुपये की है तो वो बोलते हैं हम आपको 700 रुपये दे देंगे, 750 दे देंगे, 600 दे देंगे। हम बोलते हैं ठीक है। बाकी जो पेमेंट होती है वो हम अपने ज़कात फ़ंड में से हम उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि जो गैस हम उनको देते हैं आधे पैसे उनसे ले लेते हैं, बाकी आधे पैसे हम ज़कात में देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते, हमें गैस चाहिए, तो हम उनको भी देते हैं और वो भी पैसे हम अपने ज़कात फ़ंड के अंदर शामिल कर देते हैं। देने से कभी कमी नहीं होती, देने से हमेशा दुगना मिलता है और दुगने से भी ज़्यादा मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है तुम 1 दोगे मैं 70 से ज़्यादा दूंगा। हमें ऐसे भी फ़ोन आते हैं जो हम आधी रात को उठ के जाके 3 बजे रात को 4 बजे उठ के रात को जाके लोगों को सिलेंडर देकर आते हैं। वो आने के बाद इतनी पुरसुकून नींद आती है, जो पिछली नींद होती है वो तो हमारी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जो आने के बाद 2 घंटे की या 2.5 घंटे की नींद होती है, इस तरीके से हमने 2 दिन 3 दिन सो के उठे। कराची में कोई भी मुस्तहिक है वो हमसे रब्ता करें, हम उनकी जो भी ज़रूरत होगी उनकी मुश्किल आसान कर देंगे। आगे बढ़ेंगे जनाब, और एक अहम खबर आ रही है। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती से मुताल्लिक बड़ा बयान दिया है। वो कहते हैं कि हम 24 घंटे भी जंग लड़ने के काबिल नहीं। ये भी कहा कि रमज़ान के बाद पहले से बेहतर ताकत के साथ मैदान में आएंगे। वो इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब कर रहे थे जब उन्होंने ये गुफ्तगू की, जब उन्होंने ये बात की, जब उन्होंने हिट किया नेशनल सिक्योरिटी को। क्या कहा सुनिए। हम दुश्मन के साथ लड़ने की पोजीशन में नहीं रहे, आज हम रास्ते ढूंढ रहे हैं कि फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, और इस मुफाहमत में हम कौमों के मुस्तकबिल के फैसले करते जा रहे हैं। और फिर काल कानून को मलेंगे पार्लियामेंट के। कौम को झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है, नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके। अगर हमारे पास कोई मोतबर सियासी क़यादत होती तो फौज का सरबराह आज 35 एंकरों को बुलाकर ये फलसफा उनके सामने न रखता है। मुसलसल हम इन सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और ये थोड़ी सी मैंने इशारे से आपकी इस मजलिस का फायदा उठाकर बात कह दी है, इंशाल्लाह पहुंच जाएगी जहाँ तक पहुंचनी है। वो कहते हैं ये बात कह दी है, ये बात पहुंच जाएगी। इस पर तज्जिया शामिल करेंगे। खालिद अजीम साहब ने मैं ज्वाइन किया। खालिद साहब, ये बात क्यों कही गई फजलुर रहमान साहब की जानिब से? और इस बात के बाद क्या मैं सही कह रहा हूँ कि हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं, अपने सफ़ों में ऐसे लोग बैठे हैं जो ऐसी बात कर देते हैं? आपने सही से भी कुछ ज़्यादा कहा शोएब। देखें, बात यह है कि ये इसके बाद किसी दुश्मन को और क्या चाहिए कि अगर हमारे बारे में ये तासुर पैदा हो जाए कि हम तो 24 घंटे भी नहीं निकाल सकते हैं। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 मौके पे झूठ को दुरुस्त करार दिया, उसमें एक ये भी है कि आप अपने दुश्मन के ऊपर रौब दाब कायम रखने के लिए अगर अपनी तैयारियों के हवाले से या अपने जो दिफाई असासे हैं उनके हवाले से अगर कोई थोड़ा सा मुबालगा भी करते हैं तो अल्लाह ताला उसको नापसंद नहीं करते, गुनाह के ज़ुमरे में नहीं ले। ये कैसे आलम दीन है कि खुल के दुश्मन को ये कह रहे हैं कि हम तो 24 घंटे की जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है। इसका मतलब है कि आ सकते हो तो हम पे चढ़ दौड़ो। ये एक खुली दावत हमला है अपने दुश्मनों को। और फिर दूसरी बात है, मौलाना साहब से पूछा तो जाए, हुजूर आपका दिफाई मामलात में मुबलिग इल्म कितना है? आप जानते कितना है? आप असलहा के बारे में कितना पता है आपको मुबारजत के बारे में, जंग के बारे में कितना पता है? और आपने उठ के बयान दे दिया। देखें, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक मरहले पे जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन करने जा रहा था तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे और उन्होंने
नीला भट्ट धीरकोट में आज़ाद कश्मीर का है, वहाँ पे खिताब करते हुए ये कहा था कि हमारा एटम बम तैयार है और उसका एक स्क्रू टाइट करने की कमी बाकी है और उसके बाद आप किसी गलतफहमी में ना रहना। ये होता है कौमी लीडरशिप का किरदार। अगर आप अपोजिशन में भी हैं, जिसके से भी है, आप इस बात को तो देखें कि आपके इन जुमलों से फायदा किसको पहुंच रहा है। खालिद साहब, कौमी सलामती के पेज पर चाहे आप अपोजिशन की जमात हैं या आप ठीक है कि हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन कौमी सलामती के पेज पर आपका एक होना बेहद जरूरी है। मैं चाहूंगी एक दफा फिर से हम सुनवा दें मौलाना फजलुर रहमान क्या फरमा रहे थे जब अपने हामियों के दरमियान बैठे हुए थे। हम जो साथ लड़ने की पोजीशन में नहीं रहे, आज हम रास्ते ढूंढ रहे हैं कि फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, फलां मसले पर मुफाहमत, और इस मुफाहमत में हम कौमों के मुस्तकबिल के फैसले करते जा रहे हैं और फिर काल मुंह पर मलेंगे पार्लियामेंट के। कौम को झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है, नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके। अगर हमारे पास कोई मोतबर सियासी क़यादत होती तो फौज का सरबराह आज 35 एंकरों को बुलाकर ये फलसफा उनके सामने न रखता है। मुसलसल हम इन सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और ये थोड़ी सी मैंने इशारे से आपकी इस मजलिस का फायदा उठाकर बात कह दी है, इंशाल्लाह पहुंच जाएगी जहाँ तक पहुंचती। तो मौलाना ये बयान खालिद साहब एक चीज़ ज़रा समझाएगा। वो कह रहे हैं मुफाहमत अगर कर रहे हैं हर मसले पर तो ये कौम का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। मुफाहमत को किस तरह से मुस्तकबिल से जोड़ सकते हैं मौलाना साहब? इतना गैर जिम्मेदारान बयान उनका इशारा जो है, उनका जो इशारा है ये कश्मीर के हवाले से जो बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं और जिसमें रिसेंट जो पोजीशन है कि इंडिया के साथ हमारा जो 2003 का मुआहदा था उसका रिवाइवल हुआ है और सीज़ फायर लाइन पे और वर्किंग बाउंड्री पे अब वो शिद्दत नहीं रही जो इंडिया दिन में 3-3, 4-4 खिलाफ वर्जियाँ करता था, वो अब नहीं हो रही। और उससे तासुर यह दिया जा रहा है कि शायद कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की क़यादत ने कोई ऐसा फ़ैसला कर लिया है कि जिसको मुफाहमत कहा जा सकता है और अपोजिशन इसकी क्रिटिक है और यहाँ तक कहा जा रहा है, शायद हाकान अब्बासी साहब ने कहा था कश्मीर भेज दिया। मैं मौलाना साहब के हवाले से अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा दो चीज़ें। एक तो मैं ये समझता हूँ कि दिफाई उमूर के मामले में हर बंदा ये समझ सकता है कि उनको कभी किसी ने कोई ऐसी ब्रीफिंग नहीं दी, वो कोई बहुत ज़्यादा प्रीवी नहीं है इन सारी चीज़ों के पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। और उनको तो 27 फरवरी 2019 को उनको याद कर लेना चाहिए जब पाकिस्तान ने उनकी एग्रेशन का, इंडिया की एग्रेशन का किस अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तान के जारहाना अज़ाइम नहीं है, पाकिस्तान ने अपनी दफाई सलाहियत अपने सरजमीन के दिफा के लिए रखी हुई है और उसके लिए वो सेल्फ सफिशेंट है, वो कोई जंगी जुनून में मुबतला नहीं है इंडिया की तरह। लेकिन एक बात और शोएब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा महक, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी थोड़ी सी जो नाजुक पोजीशन है उसका एहसास करना चाहिए। अभी तक उनके ऊपर से इस बात का दाग ख़त्म नहीं हो सका कि उनके जो अकाबरीन हैं उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी और बल्कि उनके वालिद साहब से ये बयान मंसूब किया जाता है कि हम अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। अब आप अगर इस किस्म की बयानबाजी से इंडिया को जो किसी किस्म की उसकी हौसला अफजाई करते हैं या उसका पाकिस्तान को कमज़ोर करके इंडिया के मौक़िफ़ को आप स्ट्रेंथन करते हैं तो फिर लोग जो हैं उसके डांडे मिलाना शुरू कर देंगे आपका जो माजी है उससे। और अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो आपको मोहतात गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको बेहौसला करने की ज़रूरत नहीं है, उनको इस बात का इत्मीनान दिलाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपना दिफा 24 साल तक भी कर सकता है। आप तो 24 घंटे की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं अब वो अपोजिशन का रोल इस अंदाज में अगर निभाएंगे कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी तो ये गद्दारी होगी उनके मुतालिक गैर मोहतात बयान जो है वो उससे गुरेज करना ठीक है। खालिद साहब साथ रहेगा। अदनान आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अदनान साहब, खालिद साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि जो गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से की गई है ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल बयान नहीं है, चूँकि 7 लोग जो बैठे हुए थे किसी ने रोका नहीं।
तरदीद भी नहीं आई, किसी ने रोका भी नहीं, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को। और ऐसी अगर बात करेंगे तो ये शर्म का मकाम है कि हमारे सियासतदानों में कुछ ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो इस तरह हिट करते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर नेशनल सिक्योरिटी को। जी बिल्कुल शर्म की बात तो है। वो पीडीएम के सरबराह हैं और ये इनके रिंग मास्टर नवाज शरीफ हैं। पहले आपने देखा मरियम नवाज ने बयान दिया कि कश्मीर पे खिचड़ी पक रही है और साजिश की बू आ रही है। उसके फौरन बाद फजलुर रहमान ने ये बयान दिया है और ये बिल्कुल एक क्लियर मैसेज है कौमी सलामती के इदारों को कि अगर आप भारत से कोई बातचीत करना चाहते हैं तो पहले हमसे मुकमुका करो, हमसे कोई डील करो, वरना अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम अवाम के जहनों में इतनी गलत फहमियां पैदा कर देंगे और अवाम में इतनी बदगुमानियां पैदा कर देंगे इस सारे अमल के बारे में कि आपकी पोजीशन खराब हो जाएगी। बिल्कुल ये एक टैक्टिक्स हैं हुकूमत को और रियासती इदारों को दबाव में लाने के लिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज मैंने थोड़ी सी बात कर दी है, बाकी बाद में करूंगा, ताकि ये मैसेज वहां तक पहुंचे और फिर रियासती इदारे इनको अप्रोच करें। उस वक्त तो इन्हें कोई एतराज नहीं हुआ था जब मोदी वीजे के बगैर आ गए थे नवाज शरीफ के घर, जब जिंदल मुलाकातें किया करता था। उस वक्त तो मौलाना फजलुर रहमान ने कभी ऐसी बात नहीं की। अभी तो कोई बात शुरू नहीं हुई है और इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर पसे पर्दा बातचीत हुई है जो कि जंग के दौरान भी हो जाती है। तो उस पे ये इतना बड़ा इन्होंने बयान दाग दिया और ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान जो है वो जंग करने की 24 घंटे जंग नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तभी तो हमने बालाकोट पर जो हमले हुए थे उसका फौरी जवाब दिया था और दिन की रोशनी में जवाब दिया था। जी बिल्कुल अदनान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। खालिद साहब आपकी जानिब आऊँगी, ज़रा बताएगा जो वक्त है, जो टाइमिंग है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इस तरह के वक्त में मौलाना साहब का ये बयान जब हम देख रहे हैं कि भारत कोविड से लड़ रहा है और हम उसे पेशकश कर रहे हैं और उस पर मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है अवाम से कि भारत हमसे बात करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत अपने उस अज़म पे कायम है कि उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। ऐसी सिचुएशन में मौलाना साहब का ऐसा बयान किस चीज़ की तरफ इशारा हो सकता है? लेकिन जी इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भारत अगर कहीं पे कोई थोड़ा बहुत कोई बहरूप भरता भी है या कहीं पे वो इस बात को जाहिर करता है कि वो मुज़ाकरात में या अमन में कोई दिलचस्पी रखता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके पसे पर्दा उसका कोई वक्ती मकसद होता है। और बसूरत दीगर उसने तो हमेशा ये कोशिश की है कि जब भी कभी कोई मुज़ाकरात हो रहे हो, बातचीत के ज़रिए कोई मसला जो है वो आगे बढ़ रहा हो। ये और ये आज का नहीं है, 1954 से जब जवाहरलाल नेहरू उनके प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने उस वक्त बायलैटरल एग्रीमेंट किया हुआ था, उससे उन्होंने फ़रार के लिए बहुत एक बहाना तलाश कर लिया था कि जी पाकिस्तान अब चूँकि सीटो सेंटो का मेंबर बन गया है, लिहाजा अब हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा कि हम जो है वो इसके साथ जो है वो दो तरफा मुज़ाकरात कर सकें। वो तो हमेशा मुज़ाकरात से भागता है। लेकिन इस बात को बहरहाल आप रूल आउट नहीं कर सकते कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया के मफादात जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान दरपर्दा उनको इस बात पे फोर्स कर रहा है कि आप इंडिया से ये कहें कि जो कश्मीर के मामले में उसकी जो यानी इस किस्म की पॉलिसी है जिससे कश्मीरियों पे मजालम भी हो रहे हैं और मसला कश्मीर का हल नहीं निकल रहा, और मसला कश्मीर का हल न निकलने की वजह से कश्मीरी जो हैं वो भारत के साथ हमेशा लड़ते रहेंगे। और जब वो लड़ते रहेंगे तो पाकिस्तान जो है उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो कश्मीरियों के उस सूरत हाल को नज़रअंदाज करके इंडिया के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात कर सके। ये मामला बिल्कुल तयशुदा है और जो दुनिया की ऐसी कुव्वतें जो इंडिया पे असरअंदाज हो सकती हैं, किसी तरह से उसको इस जानिब ला सकती हैं, उनके साथ पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरह से ऑन बोर्ड है और काम कर रहा है। अलबत्ता ये मौलाना साहब का जो इस मौके पे ये इस किस्म का बयान है, मैं ये समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको कोई एतराज़ात हैं, आप इस किस्म की गैर संजीदा, इस किस्म की गैर मोहतात और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली गुफ्तगू करने के बजाय इस मामले को असम्बली में आएँ, डिस्कस करें। और ये बात तो बिल्कुल तय है कि जो कश्मीर के मुताल्लिक पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ है उससे ना वो हट सकता है ना कश्मीरी उसको हटने देंगे। और ये बिल्कुल बहुत वाज़ेह है कि कोई कश्मीर पाकिस्तान की क़यादत में से किसी पे हम ये इस बात का शुबा नहीं करते कि वो कश्मीर के हवाले से जो हमारा बेसिक स्टांस है उससे हटेगा, और अगर हटेगा तो वो पाकिस्तान की क़यादत नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अदनान साहब आप ज़रा मुझे समझाएगा, जैसे कि मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं कि ईद के बाद भरपूर ताकत से हम सामने आएंगे। वो भरपूर ताकत क्या है? चले मरियम नवाज या नून लीग की तो उन्हें हिमायत हासिल है ही, पीपल्स पार्टी तो हट गई, ये इक्का दुक्का पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो मौलाना साहब का बयान है ये बिल्कुल
रखना सियासतदानों का सबसे बड़ा मकसद होता है। अब आपने देखा कि पीडीएम जो है टूट फूट का शिकार थी, पीपल्स पार्टी जो है उससे इनका इख्तलाफ बहुत ज़्यादा हो गया, सेनेट में भी अलग अलग हो गए, कौमी असम्बली में भी अलग अलग हो गए। तो बहुत अरसे से ये इनका जो तासुर था अवाम में, हवा उखड़ गई थी। तो अब उसको दोबारा बहाल करने के लिए इस तरह के बयान देना इनकी मजबूरी है। होना हवाना कुछ नहीं है, ये डेटे देते रहते हैं, कभी नवंबर, कभी दिसंबर, कभी मार्च। अब फिर इस तरह की इन्होंने बड़कबाजी शुरू कर दी है। मकसद सिर्फ ये है कि मीडिया में जगह मिलती रहे, एक तासुर कायम रहे कि अपोजिशन है, हम भी अहम हैं। और ये सियासत के जो हैं ट्रिक्स हैं, these are tricks of trade। And तो he is असल में doing कुछ that। भी नहीं होने वाला And है। he is doing अगर that। हुकूमत को कोई नुकसान पहुंच सकता है ठीक तो वो है, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप की वजह से। ठीक है, वो डायरेक्ट मामला है। ठीक है, अदनान आदिल साहब, खालिद अजीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं की छोटी सी शरारत कर लूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शरारत वो ये मेरे आ गई थी कि अगर उन्होंने बात की कि फ़ौज तैयार नहीं, तो मुझे तो जहन में उनकी अपनी फ़ौज याद आ गई। सुनो, उन्होंने अपना कोई आर्मी चीफ भी बनाया है, डंडे शंडे पकड़ खड़े होते हैं, अपनी फ़ौज की बात तो नहीं कर रहे कि वो तैयार नहीं। मेरे ख्याल से ये डायरेक्टली मैसेज होने था। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद हासिल होता है। वेलकम बैक जनाब। आपको बताएं, बल्कि आपको याद दिलवाते हैं कि कराची में पीआईए का तैयारा गिरा और इस हादसे को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है। पिछला रमज़ान ही था जब ये अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई और यकीनन हर कोई सख्ते में था और हर आंख अशबार थी, चाहे किसी का प्यारा इस जहाज़ में मौजूद था या नहीं था। हर कोई यही सोच रहा था कि अचानक से हुआ क्या ये। हादसे में जाम भाग मुसाफिरों के लवाहिकीन का गम आज भी ताज़ा है। बीवी और 3 बच्चों को खो देने वाले आरिफ इकबाल फारूकी आज भी अपने प्यारों को याद करते हैं। आरिफ इकबाल साहब का गम ऐसा है जिसका अजाला मुमकिन नहीं है, लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते इनके गम को। इस इतने बड़े हादसे के बाद इकबाल फारूकी ने खुद को मुनज़्ज़म किया, खुद को जोड़ा, दूसरों की मदद की। तस्कीन फाउंडेशन के साथ उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसने सबको आपदीदा कर दिया। आरिफ साहब ने इस हादसे में सब कुछ खो दिया था। आप खुद सोचें कि बीवी और 3 बच्चे, इसके बाद ज़िंदगी में बाकी क्या रह जाता है। ज़िंदगी भर की हमसफ़र उनकी बीवी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे, इस शख्स की ज़िंदगी भर का असासा चंद लम्हों में छिन गया। शुएब, जो वीडियो उन्होंने बनाई तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव के साथ, पहले वीडियो आपको दिखाते हैं और आज आरिफ इकबाल साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। इतना दर्दनाक हादसा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी खो दें, उसके बाद आपके पास क्या रह जाता है जिसके लिए आप ये सोचें कि आप जिएं। आरिफ इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं आपका दुख बयां कर सकूं, क्योंकि जो खोया है आपने उसका अजाला तो नामुमकिन है। मैं लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करके आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसने आपको इतना जोड़े रखा, आपको इतना मुनज़्ज़म रखा। यकीनन एक मुश्किल वक्त आपने गुजारा, लेकिन उसके बाद आप संभल गए। मुझे प्लीज़ ज़रा बताएं। मैम देखें, एक तो पहली बात अस्सलाम वालेकुम सबको। और लोग मेरे से पूछते हैं कि ये आपको खुदा ने ये सब्र दिया था आगे बढ़ने के लिए, सारा कुछ है। लेकिन मैं आपको सही से बताऊं, उस टाइम पे जिस टाइम पे मेरे बच्चे नहीं मिल रहे थे, वो उसी तरह था जिस तरह अगर आपके किसी के बच्चे अगर 2 मिनट के लिए भी आपके आंखों से दूर हो जाएं तो आपकी क्या फीलिंग होती है, ठीक है ना। अब वो भी मेरे बच्चे थे, दे वर नॉट अलाइव, लेकिन मेरे थे ना, और मुझे पता था कि ये गलती से किसी और के पास ना चले जाएँ तो मेरी क्या फीलिंग होगी। मुझे तो अपने बच्चे चाहिए था जिस हालत में थे, ठीक है ना। उस टाइम पे मैं सारी अपनी एनर्जी उनको ढूंढने में लगा दिया था, ठीक है ना। आई बिकेम एन ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेटर, आई बिकेम एन ऑन ग्राउंड कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था सिस्टम के बारे में। मुझे सिर्फ ये पता था कि ठीक है, मुझे आइडेंटिफाई करके लोग दे देंगे। लेकिन व्हेन आई फाउंड आउट कि सिस्टम फ्लॉड है, जब लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो फिर मैं अपने बेबीज़ में ख़ुद ढूंढने शुरू किया। अब जब मैं ढूंढने शुरू किया तो मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें पता चली कि जब मिल गए मेरे अपने बेबीज़, तो मैं उनका सोचा जिनके साथ ये गुजर रही थी और जिनको सिंध गवर्नमेंट कह रही थी कि अभी 21 दिन लगेंगे DNA आइडेंटिफिकेशन के अंदर, जबकि सिर्फ ये 24 घंटे का काम था, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर मैं इन लोगों के लिए उठा, क्योंकि मुझे पता था कि शहीद जो है कभी मरता नहीं है, देयर ऑलवेज अलाइव।
मुझे पता था मेरे 20 बच्चे मुझे देख रहे हैं, आई कुड नॉट लेट देम डाउन। मेरा जो नुकसान हो चुका था वो हो चुका था, बट आई न्यू कि आई वुड हैव टू मेक देम प्राउड। आई कुड नॉट मेक, जो सेक्रीफाइस है आई हैड टू मेक इट, उसका पूरा करना है मैंने। अजाला पूछ रही थी ना, अजाला जब होगा जब ये सिस्टम सही होगा, ठीक है। ये सिस्टम सही करते करते अगर मेरी जान भी चले जाए, आई डोंट केयर, लेकिन ये सिस्टम अब ठीक होना चाहिए। ये बहुत अरसे से इस तरह चीज़ चलते रही है, अब पूरा 1 साल होने पे है, हमारे से कोई बात नहीं कर रहा है इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स पे, कोई बात नहीं कर रहा बॉडी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, कोई बात नहीं कर रहा कि कोई टीम एक आप ट्रेन करवा लें जो कि बॉडीज़ को रबल में से निकाले। इस टाइम पे लोग खींच के निकाले थे, मतलब डेथ के बाद आप ऑनर करने की ज़रूरत नहीं होती, शहीद कहते हैं लेकिन ट्रीट नहीं करते उस तरह, क्यों? बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो अजाले की आप बात कर रहे थे, आई वांट अ चेंज इन सिस्टम, इसलिए सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ जो बाकी फैमिलीज़ हैं जो कि इस चीज़ से गुजर चुके हैं, दे आर फाइटिंग विद मी एज वेल। अभी हमारे 2 गवर्नर हाउस में भी मीटिंग्स हुई हैं, क्यों हुई हैं? इट इज़ नॉट फॉर कॉम्पनसेशन, इट इज़ के यार प्लीज़ गेट दिस सिस्टम राइट। वी पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड स्टफ लाइक दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन। मेरे बच्चे थे, आई न्यू कितने आगे जाते वो लोग। पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट, क्या कहते हैं, ग्रेट माइंड्स, ठीक है ना। इफ़ यू थिंक आई एम दैट स्ट्रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक माय किड्स वुड हैव बीन? बिल्कुल आरिफ साहब, इस वीडियो में 2 चीज़ें ऐसी जो मेरे दिमाग में बिल्कुल स्टक हो गई हैं। एक तो अंगूठी जो आपने 1 रात पहले ही अपनी वाइफ को पहनाई, चूँकि ज़ाहिर है आपने कहा यू कुडंट आइडेंटिफाई, और वो उस अंगूठी से आप पहचान पाए। तो मैं तो इससे यही समझ रहा हूँ कि शायद ये वाकई वो मोमेंट्स इसलिए आपकी ज़िंदगी में आए, वो अंगूठी पहनाना अपनी वाइफ को, चूँकि उसी अंगूठी ने फिर बॉडी आइडेंटिफिकेशन में आपका साथ दिया। और दूसरा वो जो आपने कहा ना कि अपनी बच्ची को बिल्कुल ऐसे वो थी, ये देखना वाकई तकलीफ़, बहुत छोटा लफ्ज़ होगा इसके लिए, बहुत छोटा लफ्ज़ होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे ज़रा वो बताएं तो सही, ये बिल्कुल कोई प्लान था कि आपने अंगूठी देनी थी एज अ गिफ्ट, क्या था कि आपको लगता है कि वाकई जो मैं समझ रहा हूँ वो दुरुस्त है कि वो अंगूठी इतनी इम्पोर्टेंस उसकी हो जानी थी आगे चल कर के उसकी वजह से आपने आइडेंटिफाई किया? देखें, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस थी। अगर तो खालिद शेरदिल साहब उस प्लेन पे नहीं आते, ठीक है, अगर तो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी अगर नहीं आती उनके बॉडी आइडेंटिफाई करवाने के लिए, तो हमें कभी किसी को पता नहीं चलता। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे अपने बच्चे मिलते नहीं मिलते, ठीक है ना। ये क्योंकि वो आदिल शेरदिल थे वहाँ पे, क्योंकि मेरी फैमिली उस प्लेन पे थी, क्योंकि मुझे पता चला था कि इस तरह की चीज़ है, तो अभी आई वॉज एबल टू हेल्प एवरीबडी आउट। एक भी चेन के अंदर एक भी चीज़ अगर नहीं होती ना, चाहे अंगूठी होती या खालिद शेरदिल नहीं होता, तो ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। अगर वो मेरी बच्ची, अगर वो दुपट्टा नहीं पहनी होती, मेरी आई, अगर मैं एक हफ्ते तक मैं वो अजियत बर्दाश्त करता रहा था, आई न्यू कि माय किड्स वर देयर इन दैट मोड। मैं जाके उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था, ठीक है, उनको मैं हाथ नहीं लगा सकता था, जाके उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था, ठीक है, उनको मैं हाथ नहीं लगा सकता था, ठीक है ना। आप अदालत क्या गुजर सकती है मेरे ऊपर। वो जब मुझे मिल गया था, उसके बाद मुझे बाकियों का ख्याल आया कि बाकियों के साथ ये लोग क्या करेंगे। बार बार अपनी इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे मुझे ढूंढना है, सही तरीक़ेकार नहीं अप्लाई हो रहा। कोई ना गवर्नमेंट से कॉल कर रहा है, ना अपोजिशन से कॉल कर रहा है, ना कोई समाजी उससे कॉल कर रहा है। इस तरह था कि हम लोगों के है ही नहीं, हम लोग मतलब 97 पैसेंजर्स के फैमिलीज हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम लोग पागल तो नहीं थे ना, कोई चीज़ कह रहे थे तो कोई आके हमारे से पूछता। नोबडीज एक्चुअली आके किसी ने पूछा अभी तक इस 1 साल के अंदर, ठीक है ना। कोई इंक्वायरीज वगैरह कोई नहीं हुई, जबकि हमारा सब ये है कि इंक्वायरी करें। ये लोग सारा बना रहे हैं कॉम्पनसेशन के ऊपर बात। इट इज़ नॉट कॉम्पनसेशन, वी वांट अ चेंज इन द सिस्टम। कॉम्पनसेशन तो हो ही नहीं सकती। जो प्यारे चले गए, आपके हों या सबके, ज़ाहिर है वो हर किसी का बड़ा प्यारा, बड़ा अपना, वो ज़ाहिर है चला गया। आपको बताता हूँ, लास्ट अभी आपका किनू का मौसम गया है, आपके ग्रेप फ्रूट का मौसम गया है, ठीक है ना। ये चीज़ें थी जो मैं अपने बेटियों के साथ बैठ के खाता था। ग्रेप फ्रूट कभी खाता है कोई? ये छोटियाँ मेरे साथ आके बैठ के खाती थी, ठीक है ना, ग्रेप फ्रूट खाती थी। इस टाइम पे आई कुड नॉट टच देम, ठीक है। नैंडोज वॉज देयर फेवरेट प्लेस, वहाँ मैं ट्राई किया जाके खाना खाने के लिए, वो मज़ा नहीं आता। लाइफ इज़ नॉट द सेम। ये क्या समझते हैं पैसे दे के वो वापस ले आएंगे सारी चीज़ें? दे कांट, इम्पॉसिबल। इतने प्यार से एक चीज़ आप इन्वेस्टमेंट आप एक चीज़ के अंदर करते हैं, ठीक है ना, यू सी देम ग्रो अप, ठीक है ना। एंड आई हैड परफेक्ट किड्स, they were full of love. I mean, you just check out their pictures, they're always smiling, yes. They have a pleasant look on their face. और वो तमीज़दार थे, उनकी क्या कहते हैं तरबियत,
उनकी आंखों की चमक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आजकल के बच्चे नहीं होते उस तरह। नो डाउट, वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आरिफ साहब। जब तस्वीरें हम उनकी देखते हैं, उनकी आंखों की चमक हमें बताती है कि उनकी आंखों में कितने ख्वाब हैं। आपने कहा ना कि अगर आप इतने स्ट्रांग हैं तो आपके बच्चे कितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। मैं ज़ाहिर है इस बात का अंदाज़ा कर सकता हूँ। आरिफ साहब, आपने तो कीनू की बात की, आपने ग्रेप फ्रूट की बात की, तो ये तो बड़ा एक कहना चाहिए कि एक तकलीफ़ दे लम्हात होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये तो सिर्फ ग्रेप फ्रूट और कीनू की बात है। रोज़ाना अपने घर में जाना, दरवाज़ा खोलना, अंदर दाखिल होना, उन खिलखिलाती आवाज़ों का वहाँ पर ना होना, वाइफ का वहाँ पर ना होना, उस ज़िंदगी का वहाँ पर ना होना, उस रौनक का वहाँ पर ना होना, ये तो रोज़ाना की बात है, हर लम्हे की बात है। इससे कैसे मैनेज करते हैं आरिफ साहब, ये कैसे कर पाते हैं? देखिए, आपका ये सारा माइंड गेम होता है। अब मैं होता ये था कि जब भी मैं ऑफिस से आता था, शाम में आता था, दोनों बेटियां मेरी दोनों भाग के आती थी, ठीक है ना, कि सबसे पहले आके कौन पकड़ेगा अपने आप को, ठीक है ना, दोनों की लड़ाई हो रही होती है कि पहले मैं पहुंचूंगी, ठीक है। तो इस टाइम पे जब भी मैं दरवाजा खोलता हूँ, हमेशा मुझे वो दो छोटी याद आती है कि 90% ऑफ द टाइम वो हमेशा भागते आती थी मेरे पास, ठीक है। उस टाइम पे आई जस्ट थिंक अबाउट देम एंड आई स्माइल। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आई डोंट थिंक दैट आई हैव लॉस्ट देम, आई जस्ट फील देम ऑल ओवर अगेन, ठीक है ना, बिकॉज आई हैव स्पेंट दैट टाइम विद देम। मुझे अभी कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक अच्छे ख्वाब में था जिसका एक बहुत बुरी एक एंडिंग हुई, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक अच्छे ख्वाब में था जिसका एक बहुत बुरी एक एंडिंग हुई, लेकिन वो बहुत अच्छा ख्वाब था, ठीक है ना। एंड दैट इज व्हाट गेट्स मी बाय। देयर इज नथिंग आई कैन डू, आई कैन ओनली एक्सेप्ट व्हाट गॉड हैड विल्ड एंड ट्राई कि इनका अजाला जो आप बार बार कह रहे हैं, इनका अजाला पूरा हो, ठीक है ना। आई वांट कि सिस्टम ठीक हो, ठीक है ना। दैट इज हाउ मैं इस चीज़ से मैं निकल सकूंगा, उससे पहले नहीं निकल सकूंगा अनलेस वी टर्न थिंग्स फॉर द बेटर। बट बिल्कुल, but I need help, I need people coming out, I need the new generation like coming out, I need people from the government। लेकिन it is जिस तरह के it is सारा paused है, nobody wants to do anything, they've just moved on। साल के अंदर there's nothing been done, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। why isn't Pakistani lives like important? I've lost my families, I don't want others to lose theirs, simple। and that is what my family, my wife, my kids would have expected me to do, and as long as it takes me, I'm going to keep on fighting। और आरिफ साहब, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपकी नज़र में तो अजाला वही है ना कि जब सिस्टम ठीक होगा तभी इस चीज़ का अजाला हो सकता है, और आप उठे हैं, यकीनन आपको देखते हुए शायद बहुत सारे लोग आगे आ जाएं और आपका हाथ थाम ले, और शायद कि आने वाली ज़िंदगियां बहुत सारी इस हादसे का शिकार ना हो, बच जाएं। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे हैं हिम्मत से, बड़े हौसले से, जैसे वो बता रहे थे। बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए वो दर्दनाक लम्हात को बयान करना, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी को खोया हो, बीवी और बच्चों के अलावा। मुझे लगता है एक शख्स की जिंदगी में कुछ और देखिए कितनी प्यारी बात कर रहे थे बार बार। सिस्टम ठीक होना चाहिए, ऐसे हादसात ना हो, जिस दुख से वो गुजरे कोई और उस दुख से ना गुजरे। अल्लाह करे सिस्टम ठीक हो। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।